हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 12वीं के भूगोल पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 7 तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप की। इसमें हमने अपने पहले वीडियो में पढ़ लिया कि तृतीयक क्रियाकलाप क्या होते हैं और उनको किन प्रकारों में बांटा जाता है, और उसमें हमने पढ़ा कि वाणिज्य और व्यापार क्या होता है। तो हमने ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार को पढ़ा और हमने जाना कि फुटकर और थोक बाजार क्या होता है, और हमने परिवहन को पढ़ा और परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक क्या है और कौन से हैं उनको हमने पढ़ा। तो अब हम जानेंगे जो है वह विषय है हमारा संचार। अब हम अपनी दूसरी वीडियो में और इस वीडियो में जानेंगे कि संचार क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो की। तो संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण सम्मिलित है। लेखन के आविष्कार ने संदेशों को संरक्षित किया है और संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता की है। यह वास्तव में हाथ, पशुओं, नाव, सड़क, रेल तथा वायु द्वारा परिवाहित होते थे। अब जो संचार है पहले क्या होता था, होता क्या है, यह शब्दों और संदेशों या तथ्यों और विचारों का एक मिश्रित और मिला जुला रूप होता है। अब इसको लेखन के आविष्कार ने, अब जो हम लेखन का जो आविष्कार हुआ तो उसने इसको क्या है, संरक्षित करना शुरू कर दिया है। जो भी हमारे विचार थे, हमारे शब्द थे, हमारी बातें थी, वो उनको हमने लेखन की मदद से सबसे पहले शुरुआती चरणों में हमने इसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। तो अब परिवहन के साधनों पर भी क्या है, निर्भरता बढ़ती गई। कैसे कि जो लेखन है या एक संदेश है, चिट्ठी पत्र है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जो परिवहन की व्यवस्था हुआ करती थी उस पर जो संचार हमारा है निर्भर रहता था। तो अब पशुओं, चाहे वह जो संचार है किन की मदद से होता था, वास्तव में हाथ और पशुओं, नाव, सड़क, रेल तथा वायु द्वारा परिवाहित होते थे। तो यही कारण है कि जो परिवहन से सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। तो इसी कारण हम कभी कभी संचार पथ भी कह देते हैं संचार व्यवस्था को। तो जहाँ परिवहन जाल तंत्र सक्षम होता है वहाँ संचार का फैलाव भी जो है सरलता से हो सकता है। तो मोबाइल, दूरभाषा और उपग्रहों जैसे कुछ अब जो नई टेक्नोलॉजी और नई जो प्रौद्योगिकी में विकसित तकनीकें हैं उनकी मदद से संचार क्या है, जो परिवहन है, ट्रांसपोर्ट है, उससे मुक्त हो गया है। अब हमें अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें कोई संदेश पहुंचाना है तो उसके लिए हमें उस को मार्ग द्वारा या सड़क मार्ग द्वारा, जल मार्ग द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम घर बैठे इंटरनेट से अपने मोबाइल की मदद से उस संदेश को भेज सकते हैं। तो इस तरह से जो मार्ग पर और जो सड़क पर आधारित जो जो संबंधित संचार था वह उससे अब मुक्त हो चुका है। तो इस तरह से हम जो संचार का जो स्वरूप है वह भी अब बदल गया है। तो पुराने तंत्रों के जो है सस्ता होने के कारण, लेकिन अब भी क्या है, जो पुराने तंत्र थे, जो यह पुराने तरह के जो संचार व्यवस्था थी, यह आज की जो जो मॉडर्न जो संचार व्यवस्था है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, उससे कहीं ज़्यादा आज भी सस्ती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि आज भी जो डाक घर हैं और डाक सेवा है आज भी कार्य में लाई जाती है। तो अंततः अब हम देखते हैं कि पूरे विश्व में अभी भी विशाल मात्रा में डाक का जो निपटारण है और डाकघरों द्वारा ही संपन्न होता है। और कुछ संचार सेवाओं की जो चर्चा है, हम अलग अलग जो सिस्टम है इस संचार को चलाने के लिए और संचार को बनाए रखने के लिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस किस कौन कौन सी सेवाएं इसके अंदर आती हैं। तो दूर संचार, अब दूर संचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा है और संदेशों के भेजे जाने की गति के कारण इसने संचार में क्रांति ला दी है और समय सप्ताहों में और मिनटों में घट गया है। और मोबाइल, दूरभाषा जैसे नूतन जो नई टेक्नोलॉजी के
उन्नति और आविष्कार ने किसी भी समय कहीं से भी संचार को प्रत्यक्ष मतलब आमने सामने बिल्कुल ला दिया है, एक स्थान पर बैठे दूसरे स्थान के व्यक्ति के साथ। अगर हम आपसे बात कर पा रहे हैं तो यह भी एक संचार है। अगर मैं आपसे अपने घर पर बैठा और आपको यह जानकारी और यह जो अध्याय अध्याय की सभी जानकारी को उपलब्ध करा पा रहा हूँ तो यह भी एक संचार का ही विषय शामिल होगा, संचार में ही आएगा। तो इस तरह से जो है कितना आसान बन गया है जो इंटरनेट और अलग अलग तकनीकों के विकास से जो हमारा कम्युनिकेशन है और संचार है। तो तार प्रेषण, मोड्स और कूट और टेलेक्स अब क्या है, लगभग भूतकाल की जो वस्तुएं हैं, पहले के जो ज़माने के जो संचार के सिस्टम हुआ करते थे अब वह पहले के ज़माने के सिस्टम हो चले हैं। और जो दूसरा इसका स्वरूप है, रेडियो और दूरदर्शन भी समाचारों, अब चित्रों व दूरभाषा और जो कालों का पूरे विश्व में विस्तृत श्रोताओं को प्रसारण करते हैं और इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम कहा जाता है। अब कई बार हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं कि जनसंचार माध्यमों में कौन शामिल है, तो हम इस तरह से जो रेडियो और दूरदर्शन के जो चैनल्स हैं इनको शामिल करेंगे कि ये क्या है, जन संचार। ये पूरे एक वक्त पे एक ही समय पर और एक ही चीज़ से यह प्रत्येक और एक विस्तृत क्षेत्र में क्या है, सभी को एक साथ संचार में शामिल कर लेते हैं। संचार कई बार एक या दो व्यक्तियों के बीच में होने वाला संचार है, लेकिन जो दूरदर्शन और अन्य जो आजकल जो प्लेटफॉर्म हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और न्यूज चैनल्स हैं या रेडियो और दूरदर्शन का उदाहरण दिया गया है, तो रेडियो दूरदर्शन से समझते हैं। तो जैसे कि रेडियो और दूरदर्शन पे कोई भी समाचार या कोई भी प्रोग्राम अगर कार्यक्रम चल रहा है तो एक साथ पूरे एक विस्तृत क्षेत्र और बड़ी संख्या में लोगों के साथ जो है संपर्क साध रहा है, तो इसीलिए हम इसको जन संचार कह पाते हैं। तो यह विज्ञापन एवं मनोरंजन के लिए महत्वपूर्ण है और समाचार पत्र विश्व के सभी कोनों से घटनाओं का जो प्रसारण करने में सक्षम है। तो उपग्रह संचार और पृथ्वी और अंतरिक्ष से सूचना का जो प्रसारण है वह कर पाता है। अब जो इंटरनेट जो है वह जो संचारण जो व्यवस्था वह किस तरह संपन्न होती है, हम अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट्स भेजते हैं उस पर उपग्रह जो भेजते हैं वह सूचनाओं को पहले अपने संपर्क करती हैं उन सूचनाओं को और फिर उन सूचनाओं के जो उपभोग करता है, जो उनको देखने वाले हैं, उन तक पहुंचा देती है। तो इंटरनेट ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में है क्रांति ला दी है। अब जो इंटरनेट है वह जो संचार व्यवस्था थी उसमें एक तरह से पूरी क्रांति के साथ लेकर आया है। अब हर चीज़ जो है और ज़्यादा बेहतर ढंग से होने लगी है। अब जो सेवाएं हैं, तो सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाती हैं और कुछ सेवाएं उद्योगों को चलाती हैं तो कुछ लोगों को, और कुछ उद्योगों और लोगों दोनों को चलाती हैं। उदाहरण, परिवहन तंत्र। तो निम्न स्तरीय सेवाएं जैसे कि पंसारी की दुकानें और धोबी घाट उच्च स्तरीय सेवाओं अथवा लेखाकार, तो परामर्शदाता और काय चिकित्सक जैसी अधिक विशिष्टीकृत सेवाओं की अपेक्षा अधिक सामान्य और विस्तृत हैं। तो सेवाएं भुगतान कर सकने वाले व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती हैं और माली, धोबी और नाई मुख्य रूप से शारीरिक श्रम करते हैं। तो अध्यापक, वकील, चिकित्सक, संगीतकार और अन्य मानसिक श्रम करते हैं। तो इसमें हमने जाना कि जो सेवाएं हैं क्या होती हैं। सेवाएं जो हैं वह क्या है, व्यक्तियों या उद्योगों, लोगों या उद्योगों और या फिर दोनों को जो सेवा प्रदान करती हैं उन्हें हम सेवाएं कहते हैं। तो उदाहरण के रूप में परिवहन लोगों को भी सेवा प्रदान करता है और उद्योगों के लिए भी एक सेवा का काम करता है। अब यह सेवाएं देता कौन है, तो चाहे वह पंसारी की दुकान में बैठा कोई व्यक्ति हो या धोबी घाट में कपड़े धोने वाला व्यक्ति हो या उच्च स्तरीय जो सेवाएं हैं, जो लेखन कार्य है उनमें संलग्न कोई भी व्यक्ति, अथवा जो लेखाकार और परामर्शदाता है जो एक्सपर्ट्स होते हैं, इनका काम हुआ या डॉक्टर्स का काम होगा या फिर विशिष्ट सेवाओं का जिन्हें हम सबसे उच्चतम की सेवा मानते हैं, उच्च पदों की सेवा मानते हैं, उनकी, यह सभी जो सामान्य विस्तृत सेवाएं हैं तो इनको कोई व्यक्ति द्वारा ही संभव जो मुहैया करवाया जाता है। यह जो सेवाएं हैं कोई व्यक्ति ही हमें देता है। तो इस तरह की जो काम है यह सेवा क्षेत्र में आते हैं। अब सेवाएं जो है भुगतान कर सकने वाले व्यक्तिगत को
उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती हैं। अब जो सेवाएं प्रदान करता है और जो सेवाओं को उपभोग करता है वह उन सेवाओं का क्या है, उपभोक्ता है। अब जो माली है, धोबी है, नाई है, मुख्य रूप से क्या है, इनका शारीरिक श्रम है। यह अपने शरीर और श्रम जो है, शरीर का श्रम का उपयोग कर पाते हैं। लेकिन जो हम वहीं देखते हैं अध्यापक है, वकील, चिकित्सक या संगीतकार है, उनको क्या है, कोई हथौड़ा नहीं चलाना है, कोई हाथ पैर नहीं चलाने हैं, बल्कि उनको अपना जो दिमाग है और जो माइंड है उसको चलाना है। माइंड में उनके सब कुछ भरा रहता है और वह माइंड से ही सभी जो ज्ञान है वह बांटते हैं। तो उनको अपने जो मानसिक जो श्रम है वह करना पड़ता है। तो श्रम को हम इस तरह से विभाजित भी कर सकते हैं कि शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम। तो अनेक सेवाएं अब जो नियमित हो गई हैं और महामार्गों एवं सेतुओं का जो निर्माण और अनुरक्षण, अग्निशमन और विभागों का अनुरक्षण और शिक्षा की पूर्ति अथवा पर्यवेक्षण और ग्राहक सेवा महत्वपूर्ण सेवाओं में से एक है। अब जिनका पर्यवेक्षण अथवा जो निष्पादन है प्रायः सरकारों अथवा कंपनियों द्वारा किया जाता है। तो राज्य और संघ विधान ने परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा और जलापूर्ति जैसी सेवाओं के विपणन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए, पहले हम इतना समझ लेते हैं कि क्या हमने पढ़ा। तो अब क्या है, जो अनेक सेवाएं हैं वह नियमित हो गई हैं, यानी उनका एक रेगुलर जो एक प्लानिंग और एक कंटिन्यूसली जो चलाने का काम है वह होने लगा है। तो चाहे वह महामार्गों या जैसे हाईवेज का निर्माण हुआ या जो ब्रिज है उनका निर्माण हुआ और अनुरक्षण उनको संभालने का काम हुआ, या अग्निशमन फायर हमारे जो विभाग है उनका काम हुआ, कोई भी काम, किसी भी तरह का काम हुआ, और चाहे शिक्षा की पूर्ति करवानी हो, चाहे पर्यवेक्षण और ग्राहक सेवा देनी हो, इन सभी जो महत्वपूर्ण सेवाओं में से है, अब इनका पर्यवेक्षण अथवा निष्पादन है जो प्रायः सरकारों अथवा कंपनियों द्वारा किया जाने लगा है। अब राज्य और संघ विधान ने परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा और जलापूर्ति जैसी सेवाओं के विपणन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए, अब इनका जो इस तरह की जो सेवाएं हैं उनके लिए अब क्या है, निगमों की स्थापना होने लगी है। और स्वास्थ्य की देखभाल और अभियांत्रिक यानी इंजीनियरिंग विधि और प्रबंधन व्यावसायिक सेवाएं हैं। यह सभी क्या है, एक व्यवसाय से संबंधित जो सेवाएं होती हैं। तो मनोरंजनात्मक और प्रमोद सेवाओं की स्थिति बाजार पर निर्भर करती है। और मल्टीप्लेक्स और रेस्टोरों की जो स्थिति है केंद्रीय व्यापार क्षेत्र जो CBD, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र CBD के अंदर अथवा निकट हो सकती है। जबकि जो गोल्फ कोर्स ऐसे कुछ स्थान पर बनाया जाएगा जहां भूमि की जो लागत है CBD की अपेक्षा कम होगी। तो दैनिक जीवन में काम को सुविधाजनक बनाने और लोगों को जो व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं उनमें रोजगार की तलाश में जो ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास करते और अकुशल जो होते हैं वे क्या मोची, गृहपाल और खानसामा और माली जैसे घरेलू सेवाओं के लिए नियुक्त किए जाते हैं। अब जो रोजगार की तलाश तो सबको है, ठीक है, और रोजगार करना भी सबको पड़ता है, लेकिन क्या जो कोई भी व्यक्ति है कोई किसी भी तरीके की सेवा क्षेत्र का काम है कर सकता है? नहीं। यदि उसके पास कौशल नहीं है, उसके पास शिक्षण नहीं है, उसके पास उस सेवा प्रदान करने का जो ज्ञान चाहिए, जिस स्तर का ज्ञान चाहिए वह उस स्तर का ज्ञान उसके पास नहीं है, तो वह कौन से काम करेगा? तो वह जैसे कि रोजगार की तलाश में वह शारीरिक श्रम संबंधी जो काम है, चाहे वह मोची का काम हुआ, गृहपाल या चौकीदार का काम, या खानसामा किचन में शेफ का काम हम कह सकते हैं, माली या घरेलू सेवाओं को जो भी घर में जो सेवा प्रदान की जाती है एक स्टाफ द्वारा, इस तरह की जो सेवाओं के लिए फिर हम ऐसे लोगों को नियुक्त देखते हैं और इन्हें कम जो भुगतान किया जाता है। हालांकि इनका जो शारीरिक श्रम होता है कहीं अधिक होता है, लेकिन इनके श्रम के अनुसार इनको भुगतान नहीं किया जाता है, बल्कि इनको इनकी मेहनत से कम दिया जाता है। तो कर्मियों का यह वर्ग असंगठित होता है और ऐसा एक उदाहरण मुंबई का डब्बा वाला सेवा है जो पूरे नगर में लगभग 1,75,000 उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है। तो हम इसी तरह के जो श्रम आधारित जो रोजगार है उसको देख पाते हैं बम्बई का डब्बा वाला। तो यह बम्बई के डब्बे वाले क्या करते हैं कि एक समिति या एक बड़े
निवेशक के अंतर्गत होते हैं और वह निवेशक अपने एक बड़ा सारा उसका किचन होगा, वहाँ पर बहुत सारे जो खाने हैं अपने ग्राहकों के अनुसार बनते हैं और उन खानों को फिर डब्बों में पैक किया जाता है और फिर इस तरह के जो डब्बे वाले जो श्रम करने वाले जो लोग हैं वह इन डब्बों को उनके जो उपभोक्ता हैं उन तक पहुँचाते हैं, उनकी कंपनियों में जाकर, उनके कार्यस्थल पर जाकर। तो इस तरह का एक हम जो सेवा है उसे देख पाते हैं कि किस तरह की जो शारीरिक सेवा है इनको मिलती है, करनी पड़ती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न लोग कौन होते हैं। तो आज जो अधिकांश लोग हैं सेवाकर्मी हैं। सेवाएं सभी समाजों में उपलब्ध होती हैं। अधिक जो विकसित देशों में कर्मियों का अधिकतर जो प्रतिशत इन सेवाओं में लगा है, जबकि अल्प विकसित देशों में 10% से भी कम लोग इस सेवा क्षेत्र में लगे हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 75% से अधिक जो कर्मी सेवाओं में संलग्न है और इस सेक्टर में रोजगार की प्रवृत्ति जो है वह बढ़ रही है। तो हमारा जो हमने पढ़ा उसका क्या आशय है कि जो आज अधिकांश जो सेवा लोग हैं वह सेवा कर्मी हैं। आज हर कोई जो है मेहनत नहीं करना चाहता है, हर कोई शारीरिक श्रम नहीं करना चाहता है, हर कोई शिक्षा प्रदान कर और जो कौशल प्रदान कर एक कुशल और हुनर प्राप्त कर कोई सुविधाजनक काम करना चाहता है। लेकिन हर काम में तो मेहनत लगती है, चाहे वह श्रम शारीरिक श्रम हो, चाहे वह मानसिक श्रम हो। हालांकि जो सेवाएं हैं सभी समाजों में उपलब्ध होती हैं। हम देखते हैं कि हर समाज जो है किसी न किसी तरह की सेवा प्रदान करता है। तो अधिक जो विकसित देश हैं, समाज से हमारा जो आशय है वह देशों से है। तो जो विकसित देश हैं जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, इस तरह के जो पश्चिमी देश और कुछ अन्य देश, तो इन देशों में क्या है जो कर्मियों का जो अधिकतर प्रतिशत है इन सेवाओं में लगा है। तो जो कर्मियों का जो प्रतिशत है किस तरह की सेवाओं में लगा है, तृतीयक सेवा में लगा है, यानी जहाँ पर मानसिक श्रम होता है ना कि शारीरिक श्रम है। तो अब जबकि हम वही देखते हैं कि जो अल्प विकसित देश हैं, जैसे कि भारत भी भारत हम अल्प विकसित में शामिल नहीं करेंगे। भारत विकसित देश क्या कहते हैं विकासशील देश है। अल्प विकसित देश जो साउथ अफ्रीका के बहुत से देश हैं उनमें, तो इनमें क्या है देश में 10% से भी कम लोग जो है इस तरह की सेवाओं में काम करते हैं। बाकी अन्य जो लोग होते हैं उन इन देशों में क्या है शिक्षा की जो अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाती है या लोगों के पास शिक्षा प्राप्त करने के जो मौके हैं वह नहीं मिल पाते हैं, इसलिए उनको क्या है शारीरिक श्रम पर आधारित जो रोजगार है वह करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो जो अब हम इस तरह से देखते हैं जो विकसित देश हैं जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 75% से भी जो अधिक लोग हैं इस जो मानसिक श्रम है, जो तृतीय क्रियाकलाप है, इस तरह के जो कार्य में लगे होते हैं। तो इस सेक्टर्स में जो रोजगार की जो प्रवृत्ति है, जो रोजगार मिलने की प्रवृत्ति तो बढ़ रही है, जबकि जो प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलापों में यह अपरिवर्तित है। जो कोई भी व्यक्ति है वह प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं में काम नहीं करना चाहता है, क्योंकि यहाँ इन क्रियाओं में जो शारीरिक श्रम है या फिर मानसिक श्रम भी है वह भी बहुत ज़्यादा अधिक है। तो हर कोई जो है तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्रियाओं में काम करना चाहता है। तो आइए कुछ देखते हैं चयनित उदाहरण क्या है। तो हम अभी जो तृतीय क्रियाकलाप उनमें शामिल कौन कौन से जो कार्य हैं उनमें से कुछ चयनित जो विषय हमारे हैं तृतीय क्रियाकलाप को उसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें है हमारा पर्यटन। तो जो पर्यटन है वह एक तरह का उद्योग है। हालांकि हमें लगता नहीं है कि पर्यटन एक उद्योग है, लेकिन हाँ एक उद्योग है। कैसे है, यदि एक स्थल जो है पर्यटन स्थल है, वहाँ पर एक वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है इस पर्यटन के आधार पर विकसित होती है। वहाँ के रेहड़ी पटरी वालों को रोजगार प्राप्त होता है, वहाँ पर जो टैक्सी वाले हैं, वहाँ पर जो ऑटो वाले हैं उनको रोजगार मिलता है, वहाँ पर जो गाइड हैं, जो गाइड की जो सुविधा प्रदान करने वाले लोग हैं उनको रोजगार मिलता है। वहाँ पर जो इसी तरह से जो अन्य जो भी जो बाहर से लोग आते हैं वहाँ पर तो पैसा देकर जाएंगे, वहाँ पर वहाँ से पैसा लेकर नहीं जाएंगे। जो वहाँ पर पैसा लेके जाएंगे उस क्षेत्र के लोगों के लिए वह लाभदायक होगा। तो इसी तरह से एक उद्योग के रूप में उभर कर सामने आया है और हम इसको अब वर्ल्ड लेवल पे देख सकते हैं। तो वर्ल्ड लेवल पे जो अगर हम इसको देखें तो कितना बड़ा ये उद्योग हमारे सामने आता है नज़र। तो पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार की बजाय प्रमोद के उद्देश्यों के लिए की जाती है। कुछ पंजीकृत रोजगारों तथा कुल राजस्व सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम जीडीपी
कहते हैं का जो 40% है की दृष्टि से यह विश्व का अकेला सबसे बड़ा जो 25 करोड़ तृतीयक क्रियाकलाप बन गया है। अब इनके अतिरिक्त पर्यटकों के आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन, विशेष दुकानों जैसे सेवा उपलब्ध कराने के लिए अनेक स्थानीय जो व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। अब जो पर्यटन जिस क्षेत्र में जो पर्यटक आएंगे वहाँ पर वह जहाँ पर ठहरेंगे उस वहाँ पर एक होटल खुल जाएगा, वहाँ पर दुकानें खुल जाएंगी, वहाँ पर मनोरंजन के साधन खुल जाएंगे, वहाँ पर जो सेवा अलग अलग तरह की उपलब्ध कराने वाले लोगों की दुकानें खुल जाएंगी। तो वहाँ पर क्या है, एक बड़ा बाजार और बड़ा उद्योग विकसित होता है। तो पर्यटन अवसंरचना और उद्योग फुटकर व्यापार तथा शिल्प उद्योग या स्मारिका को पोषित करता है। और कुछ प्रदेशों में पर्यटन ऋतुनिष्ठ होता है, और क्योंकि अवकाश की अवधि अनुकूल मौसमी दशाओं पर निर्भर करती है। ऋतुनिष्ठ यानी कि कुछ खास मौसम में ही वहाँ पर जो पर्यटन है वह अधिक लाभ कमा पाता है। हम उदाहरण लेते हैं पहाड़ी क्षेत्रों की, शिमला, मनाली, कुल्लू, इन जैसे क्षेत्रों में हम देखते हैं, श्रीनगर, तो सर्दियों में लोग बर्फ़ जब पड़ती है तब लोग इन बर्फ़ के मौसम में यहाँ पर घूमने जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि जो मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनको बर्फ़ नहीं देखने को मिलती है, तो वह इन क्षेत्रों में बर्फ़ का आनंद लेने और पर्वतीय क्षेत्रों का जो लुत्फ़ है उठाने जाते हैं। इस तरह से जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं वह क्या है, सर्दियों में नीचे आ जाते हैं, या मैदानी क्षेत्रों में जो गर्म मौसम है उनका और हल्का जो गर्म मौसम है उसका आनंद लेने के लिए इधर आ जाते हैं। तो इस तरह से जो मौसमी जो पर्यटन है वह कुछ महीनों और कुछ मौसमी दशाओं पर भी निर्भर करता है। अब किंतु कई प्रदेश जैसे कि वर्ष पर्यंत पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब लेकिन हालांकि कुछ ऐसे जो पर्यटन क्षेत्र भी होते हैं जो पूरे के पूरे साल जो है पर्यटन को और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब वह कौन से हैं? तो पर्यटन प्रदेश किस तरह से किन आधार पर हम निर्भर करते हैं और कौन से कारक जो हैं पर्यटन प्रदेश बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। तो भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर जो कोषण स्थान तथा भारत का पश्चिमी तट विश्व के लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य स्थानों में से एक है। जो विश्व में भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है और उसके तटों को जो चारों ओर जो कोषण स्थान है और भारत जो पश्चिमी तट है, तो यह क्या है, लोकप्रिय पर्यटन गंतव्य स्थानों में से एक है। अन्य में शीतकालीन खेल प्रदेश जो मुख्य पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मनोहरी भूदृश्य भूमियों तथा यंत्र तंत्र फैले राष्ट्रीय उद्यान समृद्ध हैं। स्मारकों और विरासत स्थलों और सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण ऐतिहासिक नगर भी पर्यटकों को आकर्षित कर पाते हैं। तो कुछ ऐसे भारत के जो क्षेत्र हैं और जो उष्ण का जो महासागरीय जो क्षेत्र है भूमध्य सागर का, उस क्षेत्रों में और भारत के पश्चिमी तट पर जो आधारित जो कुछ क्षेत्र है वह क्या वर्ष के पूरे वर्ष जो है पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। और जो कुछ ऐतिहासिक जो नगर होते हैं वह भी पर्यटन को आकर्षित करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन से। तो मांग सबसे बड़ा कारक है पर्यटन को प्रभावित करने वाला। कैसे? तो विगत शताब्दी के अवकाश जो के लिए मांग तीव्रता से बढ़ी है और जीवन स्तर में सुधार तथा बढ़े हुए फुर्सत के समय के कारण अधिक लोग विश्राम के लिए जाते हैं। तो पर्यटन की मांग आखिर क्यों बढ़ी है? तो अब लोगों को जो है लोग काम करते हैं, अब उनमें लोगों को संडे की छुट्टी तो सैटरडे की छुट्टी तो कभी सेकंड सैटरडे की छुट्टी या किसी त्यौहार की छुट्टी, अब लोगों को छुट्टियां ज़्यादा मिलने लगी हैं और लोग काम कम करने लगे हैं। तो अब ऐसे में लोग जिस दिन उनकी छुट्टी रहेगी वह क्या करेंगे उस दिन? तो वह ऐसे किसी भी पर्यटन क्षेत्र और पर्यटन स्थलों का जो है
फिर उनकी तलाश में निकलते हैं और फिर वह इन पर्यटन जो स्थल हैं इनका भ्रमण करते हैं। तो इसी तरह से जो पर्यटन की जो प्रवृत्ति है इसी कारणों से बढ़ी है, क्योंकि लोगों के पास अब जो समय है वह बच रहा है, समय निकल रहा है लोगों को इन पर्यटन क्षेत्रों पर जाने के लिए, क्योंकि लोगों को अब छुट्टियां मिलने लगी हैं। तो परिवहन किस तरह से प्रभावित करता है पर्यटन को? तो परिवहन सुविधाओं में सुधार के साथ पर्यटन क्षेत्रों का आरंभ हुआ है। बेहतर सड़क प्रणालियों में कार द्वारा यात्रा सुगम होती है और हाल के वर्षों में वायु परिवहन का जो विस्तार अधिक महत्वपूर्ण रहा है। तो उदाहरणतः वायु यात्रा जो है द्वारा कुछ ही जो घंटों में अपने घरों में विश्व की कहीं भी बजाय जाया जा सकता है और पैकेज अवकाश के प्रारंभ से में लागत घटा दी है। परिवहन जैसे कि अगर हमें कहीं जाना है, हमारे पास समय भी है, लेकिन हमें कहीं बहुत दूर जाना है, तो हम कहेंगे कि जाने दो यार, आज नहीं जा पाएंगे क्योंकि बहुत दूर है और बहुत समय लगेगा। तो ऐसे में हमारा जो समय है आने जाने में ही व्यर्थ हो जाएगा, तो हम वहाँ पर उस समय को बिता कहाँ पाएंगे। तो ऐसे में जो पर्यटन है, जो परिवहन है, वायु परिवहन है, रेल परिवहन है और अन्य जो सड़क परिवहन है, उस परिवहन ने हमारी जो यात्रा है, यात्रा में लगने वाला समय है उसको घटा दिया है। इस तरह से हम अपने जो यात्रा में लगने वाला समय है उसकी बचत कर अपनी जो घूमने और फिरने के लिए समय की बचत कर सकते हैं और समय को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो परिवहन है पर्यटन को प्रभावित कर पाता है। तो जैसे जैसे जो वायु यात्रा और सरल होती जा रही है, रेल यात्रा हर कोई आम और ख़ास रेल यात्रा कर पाता है। और आजकल तो हम देखते हैं कि हर एक नॉर्मल बंदा भी, नॉर्मल व्यक्ति भी जो है वायु यात्रा कर रहा है, क्योंकि ये अब प्रत्येक शहर और प्रत्येक मुख्य शहरों में जो जो कनेक्टिविटी है वायु यात्रा और घरेलू सेवाओं और घरेलू वायु मार्गों की, वह जोड़ती जा रही है। तो उससे क्या है, वायु सेवा और सस्ती और आसान हो गई है। पर्यटन आकर्षण। पर्यटन आकर्षण के क्या कारण होते हैं? पर्यटन कैसे लोगों को आकर्षित करता है, उसके आकर्षण करने के कौन कौन से कारण हैं जिनसे लोग आकर्षित होकर उन पर्यटन क्षेत्रों में जाते हैं? तो उसका पहला कारण है जलवायु। जलवायु में हम पढ़ेंगे कि ठंडे प्रदेशों को के अधिकांश लोग पुलीन विश्राम के लिए उष्ण व धूपदार मौसमी की अपेक्षा करते हैं। अब जो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं वह कैसा मौसम चाहेंगे? वह चाहेंगे कि उनको धूप मिले, थोड़ा गर्म और सेकदार जो मौसम है, धूपदार जो मौसम है वह मिल सके। तो वह ऐसे मौसम के लिए कहाँ जाएंगे जहाँ पर इस तरह का मौसम उनको मिलेगा? वह मैदानी क्षेत्रों में आएंगे। और इसी का हम विपरीत मान लें तो जो मैदानी क्षेत्रों में जो गर्म मौसम में रहने वाले लोग हैं वह इन ठंडे प्रदेशों में जाएंगे। तो जलवायु इस तरह से जो प्रभावित करती है लोगों को और लोगों को आकर्षित करती है अपनी तरफ। और हम देखते हैं कि दक्षिण यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पर्यटन के महत्व का यह जो एक मुख्य कारण है कि ठंडे प्रदेशों से लोग गर्म प्रदेशों में जाते हैं। तो अब अवकाश के शीर्ष मौसम में यूरोप के अन्य भागों की अपेक्षा जो भूमध्य सागरीय जलवायु में लगभग सतत जो ऊंचा तापमान रहता है और धूप की लंबी अवधि और निम्न वर्षा की दशाएं रहती हैं। तो शीतकालीन अवकाश का जो आनंद लेने वाले लोगों की जो विशिष्ट जलवायुवी जरूरतें हैं वो होती हैं, जैसे या तो अपनी गृह क्षेत्रों की तुलना में ऊंचे तापमान अथवा स्कीइंग के लिए अनुकूल हिमावरण। तो इस तरह से हम समझते हैं कि मौसम किस तरह से प्रभावित करता है लोगों को पर्यटन के लिए। अब हम जानते हैं भूदृश्य। तो कई लोग हैं जो आकर्षित करने वाले जो पर्यावरण में जो अवकाश बिताना पसंद करते हैं, जो नेचर है, जो नेचुरल ब्यूटी जिसे हम कहते हैं कि नेचर की नेचुरल ब्यूटी, इस तरह की जो ब्यूटी है उसको पसंद करने वाले लोग हैं। वह इस तरह की ब्यूटी जहाँ भी होगी वहाँ पर वह खींचते और चले जाएंगे। तो जिसका प्रायः अर्थ होता है कि पर्वत, झीलें, अब जो नेचुरल ब्यूटी है जिसे हम कहते हैं पर्यावरण में अवकाश बिताना और पर्यावरणीय दृश्य,
तो पर्यावरण दृश्य किससे बनता है? झीलों से, पर्वतों से और दर्शनीय समुद्री तटों से और अन्य वनस्पति से। तो इस तरह की वनस्पति और इस तरह का जो दृश्य है बिना मनुष्य के हस्तक्षेप और कम से कम हस्तक्षेप वाली जगहों पर, जहाँ मनुष्य का हस्तक्षेप कम से कम है, जहाँ पर प्रकृति ही प्रकृति और प्रकृति का जो प्राकृतिक स्वरूप है वह देखने को मिलता है, ऐसी जगहों और ऐसी जगहों को पसंद करने वाले लोग इन जगहों पर जाना पसंद करते हैं। और हमारा अन्य जो कारण है लोगों को आकर्षित करने का, वह है इतिहास एवं कला। तो किसी क्षेत्र में जो इतिहास है और कला से संभावित आकर्षण होता है, जो लोग प्राचीन और सुंदर नगरों और पुरातत्व के स्थानों पर जाते हैं और किलों महलों और गिरजाघरों को देखकर आनंद उठाते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतिहास को जानना चाहते हैं, इतिहास और कला से जुड़ाव रखते हैं। हम हैं, अगर हम पढ़ते हैं कि मुगलों के ज़माने में, अकबर के ज़माने में, शाहजहाँ के ज़माने में, मौर्य एम्पायर्स के ज़माने में हम पढ़ते हैं मोहनजोदाड़ो सभ्यता। तो हम जब पढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इन जगहों पर हम भी जाएं जहाँ पर यह स्थित थे। कभी हम अशोक का चक्र देखकर आए, कभी हम अशोक स्तंभ देखकर आए, कभी हम जो फलाने राजा का जो किला देखकर आए, कभी हम ताजमहल को देखकर आए, कभी हम उस ज़माने में उस ज़माने को एहसास कर पाएँ। तो अपने से 100 साल 500 साल पहले की वस्तुओं को देख पाना, उस किले या उस महल को देख पाना कितना आनंददायक होगा। हालांकि मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा वो इंस्पायरिंग और जो दृश्य है इस तरह का ऐतिहासिक जगहों पर जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं तो किसी भी ऐतिहासिक जगह पर जाने के लिए वहाँ पर अपने आप खींचता चला जाऊँगा, 100 काम छोड़कर वहाँ भाग जाऊँगा। तो ऐसे भी अन्य लोग होते हैं जिनको भी इतिहास एवं कला जो है वह आकर्षित करती है पर्यटन के लिए। तो संस्कृति और अर्थव्यवस्था अब किस तरह से लोगों को प्रभावित करती है, आइए उसको जानते हैं। तो मानव जातीय और स्थानीय जो रीतियों को पसंद करने वाले को पर्यटन लुभाता है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पंजाब की संस्कृति अच्छी लगती है, पंजाब का भांगड़ा अच्छा लगता है, तो वह कहेंगे कि यार पंजाब में एक बार ज़रूर जाऊंगा, मैं वहाँ का भांगड़ा ज़रूर सीखूंगा मैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अगर हिमाचल में जाएंगे तो वहाँ पर कहेंगे कि यार नाटी सीख के आऊँगा मैं, वहाँ पर मैं नाटी सीखूंगा। असम में जाएंगे कहेंगे कि यार बिहू डांस जरूर करके आऊँगा। अगर बिहार में जाएंगे तो कहेंगे यार मैं लिट्टी चोखा तो ज़रूर खा के आऊँगा, बिहार में ही गया और लिट्टी चोखा नहीं खाया। तो इसी तरह से जो अगर कहेंगे हम तमिलनाडु या साउथ में जाएं तो कहेंगे जी इडली सांभर डोसा इस तरह की जो वस्तुएं हैं वह खाएंगे। तो वहाँ की खान पान, संस्कृति और अर्थव्यवस्था से किस तरह का जो लोगों का जुड़ाव है रहता है। और अगर मान लो वह बंगाल में जाते हैं, बंगाल में जाएंगे कहेंगे एक सूती वस्त्र, प्योर सूती कपड़ा जो है वह ज़रूर खरीदूंगा। तो भारत में अलग अलग जो भूदृश्य, अलग अलग संस्कृतियां हैं, और भारत में जो पर्यटन है किस तरह से कितना इस जो संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर आधारित जो है पर्यटन कितना लुभाता होगा लोगों को, सोच कर ही कितना आनंद मिलता है। तो इसी तरह के जो उदाहरण हैं सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था के हैं जो लोगों को अपनी तरफ रुझान खींचते हैं। तो लोग इन संस्कृति और अर्थव्यवस्था से जुड़ते और खींचते चले जाते हैं और इसी तरह से जो पर्यटन उद्योग का निर्माण होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका से उपचार के लिए कितने 55,000 रोगी भारत आए थे। हम कहते हैं भारत में अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, लेकिन एक आंकड़ा यह भी बताता है कि 2005 में 55,000 जो रोगी हैं अमेरिका से भारत में आए इलाज करवाने के लिए। और हम कहेंगे कि जी सिर्फ हम एक तरफा बता रहे हैं, हालांकि ऐसा भी है कि भारत से भी बड़ी संख्या में अन्य देशों में और अन्य
देशों में उपचार कराने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर एक गलतफहमी है, खासकर उसको कम करने के लिए और उसको कहीं ना कहीं हमें झुठलाने के लिए, ये एक तरह ऐसा उदाहरण, काफ़ी अच्छा उदाहरण है कि हमने जो एक भ्रांति बना रखी है कि जी भारत देश में तो ये नहीं है, भारत देश में तो वो नहीं है, ऐसा नहीं है, जो कि हमारे सामने है ये आंकड़ा। तो हालांकि हमारा जो टॉपिक है कि समुद्र पार रोगियों के लिए जो स्वास्थ्य सेवाएं कैसे उपलब्ध हो पाती हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम कैसे देखते हैं। तो संयुक्त राज्य स्वास्थ्य सेवा तंत्र के अंतर्गत प्रतिवर्ष होने वाले लाखों शल्य कर्मों या ऑपरेशंस की जो तुलना है में यह संख्या बहुत कम है। हालांकि जो अमेरिका के अंदर खुद वहाँ पर जो ऑपरेशन या जो भी उपचार होते हैं, उसके आगे जो 55,000 रोगी भारत में आए इलाज करवाने के लिए, यह संख्या काफ़ी कम है। लेकिन भारत में विश्व में जो है चिकित्सा और पर्यटन में, जो चिकित्सा पर्यटन है उसमें अग्रणी देश बनकर उभरा है, और महानगरों में अवस्थित विश्व स्तरीय जो अस्पताल महत्वपूर्ण भूमिका के रोगियों का उपचार करते हैं। भारत क्या है, एक विश्व में, पूरे विश्व में जो पर्यटन चिकित्सा है या स्वास्थ्य पर्यटन कह सकते हैं या चिकित्सा पर्यटन है, उसके रूप में एक बेहतर देश बनकर उभरा है। अब भारत थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया जैसे विकासशील देशों के चिकित्सा पर्यटन से अनेक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। चिकित्सा पर्यटन के अतिरिक्त चिकित्सा परीक्षणों और आंकड़ों के निर्वचन के बाह्य शोधन के प्रति भी झुकाव और आंकड़े के निर्वचन के बाह्य शोधन के प्रति जो झुकाव है वह पाया जाता है। बाह्य शोधन यानी ठेकेदारी, ठेके पर देना भी एक जो नया ट्रेंड है वह चल पड़ा है। तो भारत स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल विकिरण बिंबों के अध्ययन से लेकर चुंबकीय अनुदान बिंबों के निर्वचन और प्रस्राव परीक्षणों तक की जो विशिष्ट चिकित्सा और सुविधाओं को उपलब्ध करा रहे हैं। जो भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो अस्पताल हैं, विभिन्न तरह की जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं और मेडिकल जो उपचार हैं वह उपलब्ध करा रहे हैं। चाहे बाह्य शोधन में यदि यह गुणवत्ता में सुधार करने अथवा विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराने पर केंद्रित है, तो बाह्य शोधन रोगियों के लिए अत्यधिक लाभ होता है। चिकित्सा पर्यटन आखिर है क्या, तो उसको हम जान लेते हैं। तो जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबद्ध कर दिया जाता है तो इसे सामान्य चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। चिकित्सा उपचार जब विश्व के अन्य देशों के साथ जुड़ जाता है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन करता है, या भारत में कोई रोगी है, उसका इलाज भारत में नहीं है तो वह अन्य देशों में जाएगा। अन्य देशों में कोई रोगी है, वह अपने देश में इलाज नहीं करवाना चाहता या इलाज नहीं उपलब्ध है तो भारत में आ सकता है। तो इसी तरह का जो रोगियों का जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, देशों में, बल्कि एक देश से दूसरे देश में जाना है, वही तो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा पर्यटन, और इसको ही हम चिकित्सा पर्यटन का नाम देते हैं। अब हम जानेंगे कि चतुर्थ क्रियाकलाप क्या है। तो कोपनहेगन और न्यूयॉर्क में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी और तथा जो चिकित्सकीय प्रतिलेखक और मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट जो के बीच क्या समानता है, हम देख पाते हैं कि कोपेनहेगन और न्यूयॉर्क में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसे हम सीईओ कहते हैं, और या फिर चिकित्सा प्रतिलेखन जो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट के बीच में अब हम समानताएं क्या देखते हैं। यह सभी लोग क्या है, सेवा सेक्टर के उस प्रभाग में
कार्य करते हैं जो ज्ञानोन्मुखी है, जो ज्ञान आधारित है। और इस सेक्टर्स को चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप में हम विभक्त कर सकते हैं। चतुर्थ क्रियाकलापों में कुछ निम्नलिखित हैं। अब चतुर्थ क्रियाकलापों में कौन सा शामिल है, कौन शामिल होता है, उसको हम जानेंगे। तो सूचना का संग्रहण, सूचना को इकट्ठा करना, उत्पादन और प्रकीर्णन अथवा सूचना का उत्पादन भी जो है, और चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप का मुख्य है जो वर्गीकरण है का आधार क्या है कि चतुर्थ क्रियाकलाप में जो अनुसंधान, जो रिसर्च और डेवलपमेंट जो है, जो मेन जो है इसका पॉइंट होता है, और जो विशिष्टीकृत ज्ञान और प्रौद्योगिकी जो कुशलता और प्रशासकीय सामर्थ्य है से संबंध सेवाओं के जो उन्नत नमूने के रूप में हम देख पाते हैं। तो जो भी प्रशासकीय जो सेवा उपलब्ध हो पाती है, साइंटिस्ट की सेवा उपलब्ध हो पाती है, जितनी भी खोज संबंधी और ज्ञान आधारित जो सेवाएं हैं उनको हम चतुर्थ सेवाओं के अंतर्गत ले पाते हैं। तो आइए जानें चतुर्थ सेवाएं क्या हैं। तो आर्थिक दृष्टि के आधार के रूप में जो तृतीयक सेक्टर के साथ चतुर्थ सेक्टर ने सभी प्राथमिक व द्वितीयक से रोजगारों को प्रतिस्थापित कर दिया है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आधे से अधिक कर्मी ज्ञान के इस क्षेत्र में कार्यरत हैं तथा पारस्परिक कोष और म्यूचुअल फंड प्रबंधकों से लेकर कर परामर्शदाताओं और सॉफ्टवेयर सेवाओं की मांग में अति उच्च वृद्धि हुई है। चाहे वह कार्यालय भवनों और प्रारंभिक विद्यालयों, विश्वविद्यालय कक्षाओं और अस्पताल व डॉक्टर्स के कार्यालयों और रंगमंचों, लेखाकारियों और दलाली की जो फार्मों में काम करने वालों कर्मचारियों की का जो वर्ग है, सभी क्या है, सेवाओं से संबंध रखता है। तो आइए हम जानें कि कुछ तृतीय क्रियाकलापों की भांति जो चतुर्थ क्रियाकलापों को भी बाह्य शोधन के माध्यम से किया जाता है। जो बाह्य शोधन क्या है, ठेके पर देना। यह सेवाएं क्या है, संसाधनों से बंधी हुई, पर्यावरण से प्रभावित तथा अनिवार्य रूप से बाजार द्वारा स्थानीकृत नहीं है। आइए अब हम जानें कि जो पंचम क्रियाकलाप है वह क्या है और उसमें क्या शामिल है। तो उच्चतम जो स्तर के जो निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्माण करने वाले पंचम क्रियाकलापों को निभाते हैं। इनमें और ज्ञान आधारित उद्योग जो सामान्यतः चतुर्थ सेक्टर से जुड़ी होती हैं में सूक्ष्म अंतर होता है। तो पंचम क्रियाकलाप वे सेवाएं हैं जो नवीन या न्यू एवं वर्तमान जो न्यू एंड जो प्रेजेंट टाइम की जो विचारों की रचना और उनके पुनर्गठन और व्याख्या और आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के जो मूल्यांकन पर केंद्रित होती हैं। जो नई नई टेक्नोलॉजीज विकसित हो रही हैं उन पर आधारित होती है मुख्यतः, और प्रायः स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले होते हैं। जो पंचम क्रियाएं हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनमें कार्यरत लोगों को, उनको हम स्वर्ण कॉलर लोग, या हम क्वेश्चन आ सकता है कि स्वर्ण कॉलर किस क्रिया में शामिल लोगों को कहा जाता है। तो हम कहेंगे पंचम क्रियाओं में संलग्न या शामिल लोगों को स्वर्ण कॉलर श्रमिक कहा जाता है। तो यह व्यवसाय तृतीयक सेक्टर का एक और उप विभाग भी मान सकते हैं इसको हम। जो वरिष्ठ व्यावसायिक कार्यकारियों और सरकारी अधिकारियों और अनुसंधान वैज्ञानिकों और वित्त एवं विधि परामर्शदाताओं इत्यादि की विशेष और उच्च वेतन वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।
उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की संरचना में उनका महत्व उनकी संख्या में कहीं अधिक होता है। अब हम देख पाते हैं कि जो पंचम क्रियाकलाप में शामिल जो श्रम है और जो लोग हैं, इनकी संख्या बहुत सीमित है, लेकिन इनका काम विशिष्ट होता है। इसे हम तृतीय क्रियाकलाप के ही उप विभाग के रूप में जानते हैं। तृतीय क्रियाकलाप जो मानसिक श्रम पर आधारित है। मानसिक श्रम, हम किसी कंपनी में, कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले किसी एक श्रमिक की बात करते हैं। वह कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर तैयार करता है, वह तृतीय क्रियाकलाप में शामिल मानसिक श्रम से पर आधारित श्रमिक है। लेकिन उसका क्या, जो उस कंपनी, उस सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक है या सीईओ है, उसको हम किस विभाग में रखेंगे या किस वर्ग में रखेंगे? तो उस कंपनी के मालिक या सीईओ के स्तर के व्यक्तियों को इस तरह पंचम जो क्रियाकलाप है उसमें रखा जाता है, जिसकी संख्या तो सीमित होती है, लेकिन उनका महत्व उनकी संख्या से कहीं अधिक होता है। तो अब हम जानें कि जो बाह्य शोषण के परिणाम स्वरूप, जो बाह्य शोषण यानी ठेका, इसके जो नतीजे क्या है, भारत और चीन, पूर्वी यूरोप और इजराइल, फिलिस्तीन और कोस्टारिका में बड़ी संख्या में जो कॉल सेंटर्स हैं वह खुले हैं। इससे क्या है, इन देशों में नए नए काम हैं वो उत्पन्न हुए हैं। बाह्य शोषण उन देशों में आ रहा है जहां सस्ता और कुशल श्रम उपलब्ध है। ये उत्प्रवास वाले देश भी हैं। बाह्य शोषण के द्वारा कम उपलब्ध होने पर इन देशों के प्रवास कम हो सकता है। बाह्य शोषण वाले देश अपने यहाँ काम की तलाश कर रहे युवकों का प्रतिरोध झेल रहे हैं, और बाह्य शोषण के बने रहने का मुख्य कारण जो तुलनात्मक लाभ है, पंचम सेवाओं की जो नवीन प्रवृत्तियों में जो ज्ञान प्रक्रमण और बाह्य शोषण KPO और होम शोरिंग है, जो बाह्य शोषण का विकल्प है। ज्ञान प्रकरण और बाह्य शोधन उद्योग व्यवसाय प्रक्रमण और बाह्य शोधन VPO से भिन्न है, क्योंकि इसमें उच्च जो कुशल कर्मी और सम्मिलित होते हैं। यह सूचना प्रेरित ज्ञान की बाह्य शोधन है और ज्ञान प्रक्रमण और बाह्य शोधन कंपनियों को अतिरिक्त जो व्यावसायिक अवसरों को जो उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। तो ज्ञान प्रकरण और बाह्य शोधन के उदाहरणों में अनुसंधान और विकास क्रियाएं, ई-लर्निंग, व्यवसाय अनुसंधान और बौद्धिक संपदा अनुसंधान, कानूनी, व्यवसाय और बैंकिंग सेक्टर्स शामिल होते हैं। तो किन किन चीज़ों का जो ठेका है वह दिया जा सकता है? तो चाहे वह विकास क्रियाएं हों या ई-लर्निंग हो या कोई रिसर्च का हो या मानसिक या बौद्धिक जो संपदा है या अनुसंधान या कानूनी व्यवसाय है या बैंकिंग सेक्टर्स है, इन सबको है ठेके पर दिया जा रहा है आजकल। तो बाह्य शोधन जैसे कि हमने जाना या ठेका देना दक्षता को सुधारने और लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण को काम सौंपना है। तो मुख्यतः यहाँ पर समझाया ये जा रहा है कि ठेका क्या है। ठेका ये है कि किसी भी किए गए काम को और बेहतर करने और उसमें सुधार लाने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति या बाहरी व्यक्ति के समूह को वह उस काम को सौंप देना है। जब बाह्य शोधन में या ठेके में कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है या एक देश में बैठा कोई व्यक्ति दूसरे देश में ठेका पर किसी काम को दे देता है, तो इसको अपवर्तन या ऑफशोरिंग कहा जाता है। यह उद्योग, यद्यपि दोनों अपवर्तन और बाह्य शोधन का प्रयोग इकट्ठा किया जाता है। अब चाहे एक देश से बैठा दूसरे देश में व्यक्ति ठेके पर काम दे रहा है, चलाने के लिए काम चला रहा है, या उस देश में
में ही काम चल रहा है। इन दोनों के लिए एक ही शब्द बाह्य स्रोतन ही उपयोग में लाया जाता है। जिन व्यापारिक क्रियाकलापों को बाह्य स्रोतन जो है किया जाता है उनमें सूचना प्रौद्योगिकी। अब किन किन व्यापारिक जो क्रियाएं हैं उनका बाह्य स्रोतन या ठेका दिया जाता है, तो चाहे वह सूचना प्रौद्योगिकी हुई। हम देखते हैं कि अमेरिका ने भारत में अपनी कंपनी खोली हुई है, चाहे वह गूगल की हुई, यूट्यूब की हुई, इंस्टाग्राम हुई या अन्य देखते हैं ट्विटर हुई, या इन सबको हम जो इनका ऑफिस है हम देखते हैं कि भारत में स्थित है। तो क्या वह कंपनी स्वयं यहाँ पर उठ के चली आई है? नहीं, उस कंपनी ने भारत में कुछ लोगों को अपनी कंपनी का ठेका दिया है। यानी उस कंपनी के लिए भारत में बैठे लोग उस कंपनी के लिए काम कर कर देंगे, जिसके बदले में कंपनी उनको उनकी जो मेहनत राशि है, उनका जो सैलरी है उसको दे देगी, और उसके बदले में उस कंपनी को अपने देश में बैठे बैठे समुद्र पार देश में जो मुनाफा कमाने का मौका मिल जाएगा। तो अब आंकड़ा प्रक्रमण सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक सेवा है जिसे आसानी से एशियाई, पूर्वी यूरोप और अफ्रीकी देशों में क्रियान्वित किया जा सकता है। इन देशों में विकसित देशों की अपेक्षा कम पारिश्रमिक पर अंग्रेजी भाषा में अच्छी निपुणता वाले सूचना प्रौद्योगिकी में कुशल कर्मचारी जो हैं उपलब्ध हो जाता है। अंततः हम देख पाते हैं कि हैदराबाद और नीला जो में स्थापित एक कंपनी भौगोलिक सूचना तंत्र की तकनीक पर आधारित परियोजना पर संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा जापान जैसे देशों के लिए काम करती है। तो श्रम संबंधी कार्यों को समुद्र पार क्रियान्वित करने से, चाहे वह भारत, चीन और यहाँ तक कि अफ्रीका का कम सघन जो जनसंख्या वाला जो देश बोत्सवाना हो, और ऊपरी लागत बहुत कम होती है, जिससे यह सेवा लाभदायक हो जाती है। अब इस तरह की जो सेवाएं हैं कंपनियां जो देती हैं अन्य देशों में, या इस तरह से जो लाभ कमाती हैं, तो उससे क्या है, यह मुनाफे का काम है, जिससे कंपनियों का जो लागत है बहुत कम लगती है और जो उनका जो लाभ है कहीं अधिक होता है। और हमारा एक क्रियाकलाप यहाँ पर दिया गया है इस अध्याय में, जिसमें दिया गया है कि प्रत्येक रंग के सक्षम कार्य की प्रवृत्ति का वर्णन कीजिए और कॉलर का रंग और उनकी कार्य की प्रवृत्ति क्या है। तो लाल कॉलर किस तरह का जो श्रमिक करते हैं, स्वर्ण कॉलर किस तरह के श्रमिक करते हैं, और श्वेत कॉलर, धूसर और नीला और गुलाबी। तो इस कॉलर्स का मतलब क्या होता है और इन कॉलर को करने वाले श्रमिक किस क्रियाकलाप में शामिल होते हैं और कौन से होते हैं श्रमिक, इनके लिए एक सेपरेट वीडियो में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा और जल्द ही इसके बारे में एक वीडियो लेकर आऊँगा। और हम आगे पढ़ लेते हैं अंकीय विभाजक क्या होता है। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित जिसका विकास से मिलने वाले अवसरों का जो वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित जो है देशों में विस्तृत आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो हम देख पाते हैं कि जो सूचना और जो संचार जो प्रौद्योगिकी पर आधारित जो विकास से मिलने वाले जो अवसर का है वह क्या है, ग्लोब पर असमान रूप से वितरित है। हम देखते हैं कि जापान और या अन्य विकसित देशों में 6G टेक्नोलॉजी है वह आ गई है, लेकिन भारत में अभी भी 4G टेक्नोलॉजी चल रही है और 5G आने की जो प्लानिंग है वो चल रही है। लेकिन हम विकसित देशों में देखते हैं कि 6G टेक्नोलॉजी चल रही है। तो यह क्या हुआ, यह हुआ भौगोलिक या संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित भौगोलिक असमानता। तो इसको ही हम समझेंगे इस टॉपिक में। तो देशों में विस्तृत आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक भिन्नता पाई जाती है। तो जो विभिन्न देश हैं उनमें अपनी अपनी एक राजनीति है, उनकी अपनी आर्थिक स्थिति है, उस आधार पर उन देशों में भी समानताएं और असमानताएं पाई जाती हैं। तो जो निर्णायक कारक यह है
कि कोई देश कितनी जो शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना और संचार जो प्रौद्योगिकी तक पहुंच है और उनके लाभ उपलब्ध करा सकता है। तो हालांकि विभिन्न देशों में कुछ ना कुछ अंतर तो होते हैं, लेकिन अब उस देश के ऊपर वह निर्भर करता है कि वह देश कितनी तेज़ी के साथ अपने नागरिकों को उस नई टेक्नोलॉजी और नई जो प्रौद्योगिकी और संचार व्यवस्था है उसके साथ अपने नागरिकों को कितनी तेज़ी से जोड़ पाता है। तो हम देखते हैं कि जापान में अगर 5G टेक्नोलॉजी 6G टेक्नोलॉजी आ गई है तो भारत कितना सक्षम है, भारत की राजनीति और भारत की अर्थव्यवस्था कितनी सक्षम है कि भारत में कितनी जल्द से जल्द जो ये टेक्नोलॉजी आ सकती है। तो वह उस देश पर निर्भर करता है कि वह अपने नागरिकों को जो वह लाभ है, वह सुविधा है, पहुंचा पाने में कितना समय लेता है। तो विकसित देश सामान्य रूप से इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। तो जो विकसित देश हैं अब वह क्या है, इस तरह की नई नई टेक्नोलॉजी को फटाफट अपने नागरिकों को मुहैया करा देंगे। लेकिन जो विकासशील देश हैं वह इस मामले में पिछड़ जाते हैं। तो क्योंकि उनके पास अन्य जो विषय हैं, अन्य जो मुद्दे हैं, उन पर भी जो काम करना उनकी प्राथमिकता होती है। उनके लिए उनकी शिक्षा, उस देश में जो रोजगार है, उस देश में जो स्वास्थ्य सुविधाएं वह सुदृढ़ करना उनके लिए प्राथमिक होता है, ना कि एक नई टेक्नोलॉजी का उस देश में लाना। जबकि जिसकी आवश्यकता अगर उस टेक्नोलॉजी को अगर नहीं लाया जाता है फिर भी अगर काम चल रहा है तो ऐसे देश इस टेक्नोलॉजी को लाने के लिए एक बार नहीं सोचेंगे। जब इसकी आवश्यकता बिल्कुल आन पड़ेगी और इसके बिना काम नहीं चलेगा तब ऐसे देश हालांकि कदम उठाते हैं। तो इसी तरह से जो विकासशील देश हैं इसी मामले में जो पिछड़ जाते हैं इस तरह से। तो इसी तरह से इनका जो अंकीय विभाजन होता है, तो और इसी को हम फिर अंकीय विभाजन कहते हैं। और इसी प्रकार देशों के जो भीतर अंकीय विभाजन है वह विद्यमान है। तो इसी तरह के जो हम अंतर को अंकीय विभाजन कहते हैं। कहीं पर जो टेक्नोलॉजी है आ तो गई है लेकिन वह पहुंची नहीं है, वह क्या है, उस देश की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के कारण उस देश के नागरिकों तक नहीं पहुंच पा रही है और वहाँ की भौगोलिक स्थिति है प्रभावित करती है। भौगोलिक स्थिति यानी दूर कितना स्थित है उस टेक्नोलॉजी, जो एक नई टेक्नोलॉजी जिस देश में है और उस नई टेक्नोलॉजी वाले देश से अन्य जो देश है कितना दूर है, वह भी प्रभावित करती है उस बात को। उस टेक्नोलॉजी से कितना दूर है, इससे आशय हम यह भी ले सकते हैं कि दूरी कितनी है, बल्कि ये नहीं, बल्कि उस देश से दूसरे देश में पहुंचने में कितना समय लग रहा है, हमारा आशय इस बात से है। तो भारत अथवा रूस जैसे विशाल देश में यह अवश्य संभावी है कि महानगरीय केंद्र जैसे कि निश्चित क्षेत्रों में जो निधिस्थ ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अंकीय विश्व के साथ बेहतर संबंध तथा पहुंच पाई जाती है। अब जो भारत है और रूस जैसे विशाल देश हैं, इनका जो भौगोलिक जो विस्तार है कहीं अधिक है। अब यहाँ पर क्या है, अंश संभावी है कि महानगरीय केंद्रों जैसे कि निश्चित क्षेत्रों में परिधिस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अंकीय विश्व बेहतर संबंध तथा पहुंच पाई जाती है। अब भारत में जो हम जो सुविधाएं हैं, भारत और यूरोप के जो ग्रामीण क्षेत्र है तो इनमें हम जो महानगर केंद्र जैसे कि निश्चित क्षेत्रों की जो परिधिस्थ जो ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में हम यहाँ पर जो इनके जो भारत और जो रूस के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी नहीं पहुँच पाएंगी, वहाँ की जो संचार व्यवस्था अच्छी नहीं होगी ग्रामीण क्षेत्रों की, लेकिन इन देशों में जो नगरीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो अंकीय विभाजन है वह अलग अलग होगा। ग्रामीण और नगरीय इनमें भी अंकीय विभाजन हमें देखने को मिलता है इन देशों के अंदर। हालांकि हम जो अंकीय विभाजन है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माप रहे हैं, लेकिन इन विशाल देशों में भी हम अपने देश के अंदर ही इस तरह से अंकीय विभाजन देख पाते हैं कि यहाँ पर जो महानगर केंद्र होते हैं वह अधिक विकसित होते हैं, हालांकि जो ग्रामीण इलाका है वहाँ विकसित नहीं होते हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि भारत में अगर जो 4G टेक्नोलॉजी चल रही है ग्रामीण शहरों में, तो माफ़ कीजिएगा शहरी क्षेत्रों में, तो अगर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम जाएं तो वहाँ पर हमें 2G 3G की टेक्नोलॉजी ही उपलब्ध हो पाती है, क्योंकि वहाँ पर जो टावर हैं, जो 4G के टावर हैं या तो नहीं लगे हैं या जहाँ लगे भी हैं तो वह एक आध लगे हैं, तो जो कि बहुत कम क्षेत्र को जो है सुविधा प्रदान कर पाते हैं। तो इस तरह से जो
भारत एक विशाल देश होने के कारण जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी जो अंकीय विभाजन इसके हैं देखने को मिलता है। तो आशा है कि आप इस अध्याय को मेरे साथ भली भांति समझ पाए होंगे और आगे भी आप इसी तरह से मेरे साथ जुड़ते रहेंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और आगे भी हम अन्य विषयों पर ऐसी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।